ये ऑर्डर 18 का रूल 11 हमारे क्या बात करता है, ये बात करता है कि आपत्ति होने के बावजूद भी अगर कोर्ट में कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उस केसेस में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो उस केसेस में ये होता है, अगर किसी गवाह से कोई सवाल या कोई प्रश्न पूछा गया है और कोई पार्टी यानी कि कोई पार्टी हो सकती है या फिर उसका कोई वकील हो सकता है, उस सवाल के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन उठाता है तो कोर्ट आपको उस ऑब्जेक्शन के ऊपर डिनाई कर सकती है। अगर डिनाई करती है तो वो भी लिखा जाएगा, और अगर आपको अलाउ किया जाता है कि आपका ये ऑब्जेक्शन डिनाई किया जाता है और आपको क्वेश्चन पूछने के लिए अलाउ किया जाता है तो उस केसेस में भी कोर्ट को ये सब लिखना होगा। तब कोर्ट क्या करेगी, तब कोर्ट जज को ये सब भी रिकॉर्ड करना होगा कि क्वेश्चन एक्चुअली में था क्या, कि किस पार्टी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन क्या था, उसमें जो आंसर मिला वो आंसर क्या था, और जो ऑब्जेक्शन किया गया था वो ऑब्जेक्शन किस बारे में था। तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा। और सबसे मेन बात यहाँ पे है कि ऑब्जेक्शन करने वाली पार्टी एक्चुअल में कौन थी वो भी आपको मेंशन करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कोर्ट का डिसीजन क्या था कि ऑब्जेक्शन को अलाउ किया गया कि ऑब्जेक्शन को रिजेक्ट कर दिया गया, तो ये सब भी आपको मेंशन करना होगा। इसके डिटेल में पढ़ना है तो मेरी वीडियो में बनी रहिए, मैं इसमें डिटेल में आपको रूल 11 और रूल 12 क्लियर किया हो, आप उसको समझ सकते हैं। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक द चैनल। तो अपन वापस आ चुके हैं अपने सीपीसी के ऑर्डर पे। ठीक है, सीपीसी का ऑर्डर 18 अपन पढ़ रहे थे। 18 में रूल 10 तक मैं क्लियर करा चुका हूँ, 1 से लेकर 10 तक। इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न आपको होता है या फिर कोई डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। और भी कोई स्पेसिफिक चीज़ आपको पढ़नी है, कोई एक्ट वगैरह दूसरा या फिर कुछ और चीज़ें हैं सीपीसी के वेयर एक्ट वगैरह, जो भी कुछ भी पढ़ना हो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑर्डर 18 का रूल 11 हमारे क्या बात करता है, ये बात करता है कि आपत्ति होने के बावजूद भी अगर कोई प्रश्न कोर्ट में पूछे गए हैं तो उस केसेस में क्या होगा। समझिए, वन लाइनर से पहले मैं क्लियर करता हूँ कि जब किसी प्रश्न पर आपत्ति होने के बावजूद भी कोर्ट उसे पूछने की अनुमति दे देता है तो वे प्रश्न, उनके उत्तर, उन पर की गई आपत्तियाँ या फिर आपत्ति करने वाली पार्टी का नाम और न्यायालय का निर्णय रिकॉर्ड किया जाएगा। इतना याद रखना है। ठीक है, और डिटेल में समझिए। ऑब्जेक्ट समझते हैं पहले, रूल का ऑब्जेक्ट भैया क्या है, क्या फायदा है इस बनाने का रूल का। इस रूल का ऑब्जेक्ट है भाई ट्रांसपेरेंसी बनी रहे पार्टियों के बीच में, कोर्ट में जो कार्रवाई होनी है उसके बीच में, अपीलेट कोर्ट को देख सके कि क्या हुआ था। अपीलेट कोर्ट भी तो पता नहीं चलनी चाहिए कि ट्रायल कोर्ट के टाइम पर हुआ था क्या था एक्चुअली में। तो इसलिए इस चीज़ को अपीलेट कोर्ट को भी पता चल सके, इसलिए इन चीज़ों को रिकॉर्ड में होना जरूरी होता है, फेयरनेस सुनिश्चित हो सके। अब चलते हैं अपने रूल पर। रूल हमारा एक्चुअली क्या कह रहा है, अगर गवाह से कोई प्रश्न पूछा गया है यानी कि गवाह से कोई सवाल पूछा गया है, उस पर किसी पार्टी या फिर उसके वकील, ठीक है, गवाह से यानी कि गवाह से कोई सवाल पूछा गया है और उस पर कोई पार्टी या फिर पार्टी का कोई वकील हो सकता है, उसने कोई ऑब्जेक्शन किया है लेकिन कोर्ट ने आपको अलाउ कर दिया है, यानी कि उनके ऑब्जेक्शन को डिनाई कर दिया और क्वेश्चन पूछने के लिए अलाउ कर दिया कि यह सवाल आप पूछ सकते हो। तब क्या होगा, तब कोर्ट क्या करेगी, यानी कि जो जज होगा उन सब रिकॉर्ड करना होगा, उसको यह सब रिकॉर्ड करना होगा जैसे कि वो एक क्वेश्चन क्या था भाई जो पूछा गया था, उस पर जो आंसर मिला वो आंसर क्या था, यानी कि जो ऑब्जेक्शन किया गया वो ऑब्जेक्शन क्या था, ये भी आपको मेंशन करना होगा। और ऑब्जेक्शन करने वाली पार्टी कौन थी एक्चुअली में, वो भी आपको मेंशन करना होगा अपने रिकॉर्ड में। ठीक है, अब कोर्ट का डिसीजन क्या है, यानी कि कोर्ट ने ऑब्जेक्शन को रिजेक्ट किया या नहीं किया, तो ये सब भी आपको लिखना होगा रिकॉर्ड में, ताकि अपीलेट कोर्ट के टाइम पे जब अपील में जाएगा केस तो उस समय पे ये सब निर्णय देखे जा सके कि भाई किसने ऑब्जेक्शन हुआ था, किस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन हुआ था, तो ये सब भी देखा जा सके। अब एग्जाम्पल समझ लो। एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि क्या आरोपी पहले भी चोरी कर चुका है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कोर्ट में, क्या आरोपी पहले भी चोरी कर चुका है। वकील बोलता है नो, वकील बोलता है ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, यह इरेलीवेंट है। कोर्ट बोलता है ऑब्जेक्शन रिजेक्ट होता है आपका और यह क्वेश्चन अलाउ है, यानी कि आपका रिजेक्ट जो आपने क्वेश्चन ऑब्जेक्शन उठाया वो हम आपको उसको रिजेक्ट करते हैं और क्वेश्चन पूछने के लिए अलाउ करते हैं। तब अब रिकॉर्ड में क्या आएगा, रिकॉर्ड में भाई वही क्वेश्चन आएगा जैसे मैंने जस्ट अभी बताया है, क्योंकि हम अभी एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन आएगा, आंसर आएगा, उसका ऑब्जेक्शन जो उठाया गया था वो ऑब्जेक्शन आएगा और ऑब्जेक्शन करने वाली पार्टी कौन थी उसका नाम आएगा और कोर्ट का डिसीजन क्या आएगा कि कोर्ट ने अलाउ किया था कि आपको डिनाई कर दिया था। तो ये भी सब चीज़ मेंशन करनी होगी आपको अपने केसेस में। ठीक है, तो जब चलते हैं हम रूल 12 पे। रूल 12 हमारे किस बारे में बात करता है, रूल 12 कहता है कि गवाह के व्यवहार, भावभंगी, यानी कि व्यवहार, जब आप डायरेक्ट देखोगे तो उसमें व्यवहार शब्द नहीं दिया गया है, उसमें भावभंगी दिया है। भावभंगी होता है मतलब कि हाव भाव क्या थे भाई उस टाइम पर जब उसने गवाही दी थी, तो उसी को इसलिए मैंने इसको डाल दिया है ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो।
ठीक है। तो गवाह के व्यवहार पर टिप्पणी कोर्ट कर सकता है। वन लाइनर से क्लियर हो जाएगा कि न्यायालय गवाह के परीक्षण के दौरान उसके व्यवहार, इसको डीमनर कहा जाता है इंग्लिश में, पर आवश्यक समझे तो टिप्पणी करके रिकॉर्ड कर सकता है। ऑब्जेक्ट क्या है भैया रूल का? रूल का ऑब्जेक्ट है कि कोर्ट गवाह की विश्वसनीयता को समझने में मदद मिलती है कि इन चीज़ों को लिखने से अपीलाट कोर्ट को इसकी गहरी समझ मिल सके, सच्चाई परखने के लिए भी एक सहायता करता है। ठीक है, रूल 12 हमारा। अब इसके रूल 12 को समझते हैं। जब गवाह कोर्ट में बयान दे रहा होता है तो कोर्ट उसके व्यवहार को डीमनर को देखकर उस पर आवश्यक समझे तो रिमार्क यानी कि टिप्पणी लिख सकती है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन उठेगा कि भैया डीमनर होता क्या है? डीमनर गवाह का व्यवहार होता है, जैसे कि हाव भाव, उसके फेशियल एक्सप्रेशन क्या थे, वो गवाही देते टाइम झिझक रहा था या फिर डर रहा था, उसमें किस स्तर का विश्वास था, आत्मविश्वास कैसा था उस व्यक्ति का जो गवाही दे रहा था, क्या वो घबरा रहा था, क्या वो झूठ बोलने जैसा व्यवहार उसका लग रहा था। तो ये सब होता है डीमनर यानी कि भावभंगी उसकी। ये जब भी कोई गवाही दे रहा होगा तो हम उसके बारे में इन चीज़ों को ज़रूर लिखेंगे ताकि ये अपील के टाइम पे ये क्लियर हो सके कि भाई इस व्यक्ति ने गवाही दी थी तो उस टाइम पर तो ये डर रहा था, क्योंकि यहाँ पे हमने क्लियर पढ़ लिया है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने ये लिखा था। तो इस चीज़ लिए इन चीज़ों को लिखा जाता है ताकि आपका केस स्ट्रॉन्ग हो सके। अगर उसमें कोई भी वीक पॉइंट होगा तो वो आगे चल के डिसाइड हो सकता है क्लियरली। अब एग्जाम्पल से समझो कि गवाह बार बार नजर चुरा रहा है, हिचकिचा रहा है, सवालों का सीधा जवाब नहीं दे रहा है, तो कोर्ट क्या करेगी? तो कोर्ट उनको लिख सकती है। गवाह उत्तर देते समय हिचकिचा हुआ प्रतीत हुआ था हमें, तो ये सब कोर्ट लिख सकता है। नोट में मैंने एक चीज़ डाली है कि कोर्ट सिर्फ शब्द ही नहीं लिखता भाई, यानी कि जो बोला गया है वो ही नहीं लिखना कोर्ट को, कोर्ट गवाह के व्यवहार को भी लिख सकती है। समझ में आ गया? इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो रूल 11 रूल 12 में तो आप कमेंट करना, मैं जवाब दे दूंगा जल्दी से जल्दी। कोई भी स्पेसिफिक चीज़ पढ़नी हो तो मेरे को कमेंट करिए, मैं उसको जवाब जल्दी से जल्दी आपको दे दूंगा। ठीक है, वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।